एपिसोड की शुरुआत में हम कुरिमा को देखते हैं जो एक डंडे से दूसरे डंडे के ऊपर अटैक करके प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसको उसके ससुर जी यानी कि हिराटा देख रहे होते हैं। इसके बाद कुरिमा एक जोरदार अटैक करता है और अपने डंडे से दूसरे डंडे को तोड़ देता है, जिसको देखने के बाद हिराटा थोड़े से हैरान भी होते हैं और साथ में खुश भी हो जाते हैं। इसके बाद हम यूई को देखते हैं जो अपने पापा और कुरिमा के लिए चाय लाई होती है। इसके बाद कुरिमा अपना शर्ट निकाल के पसीना पोंछने लगता है, जिसको देखने के बाद यूई शर्मा जाती है और कुरिमा बोलता है मुझे माफ कर देना यूई। इसके बाद हिराटा हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है। और यूई तुम्हें पता है कुरिमा हमारी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ले रहा है, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना कुरिमा। इसके बाद हम देखते हैं कुरिमा के हाथों में तलवार होता है और हाथों में खून लगा होता है और कुरिमा बोलता है कि ये तलवार मैं सिर्फ हिराटा की फैमिली के लिए उठाऊंगा। लेकिन तभी यूई की आवाज आती है जो बोलती है तुम झूठे हो। इसके बाद इसको फ्लैशबैक में आता है जहाँ पे इसने खुद हिराटा को खत्म कर दिया होता है। इसके बाद हम यूई को देखते हैं जिसने अपने गले के पास चाकू रखा होता है और बोलती है कि पिताजी और राय जो चले गए, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा, मैं अकेली हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे पास जल्द आ रही हूँ। और इसके बाद राइजो चिल्लाने लगता है, उसे मना करता है ऐसा मत करो यूई, लेकिन उसने अपने गले के अंदर चाकू मार दिया होता है और अपने आप को खत्म कर दिया होता है। ये सब पहले एपिसोड में हो चुका होता है, यानी कि ये सब एक नाइटमेयर है कुरिमा राइजो का। इसके बाद हम कुरिमा को देखते हैं जो उदास बैठा होता है एक रूम के अंदर और वहां पे उसका खाना होता है जिसके ऊपर मक्खी घूम रही होती है, यानी कि ये खाना कब से लग चुका है लेकिन इसने उसको खाया नहीं होता। वो काफी ज्यादा उदास होता है। इसके बाद कुरिमा बोलता है कि तुम क्यों मरी यूई, मुझे मरना चाहिए था। इसके बाद हम एक धार्मिक स्थल को देखते हैं जिसको चैपल कहा जाता है और यहाँ पे एक पादरी भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक बंदा इस चैपल से बाहर निकल के जाता है और वहाँ पे उसू होता है और उसू अंदर जाता है। इसके बाद ये पादरी प्रार्थना करने लगता है जहाँ से हमें पता लगता है कि यहाँ पे भगवान ड्यूस की पूजा होती है और ड्यूस ने कहा होता है कि जो भी खून बहाएगा वो मेरी बदले की आग में जलेगा, लेकिन जस्टिस के लिए मैं हमेशा आगे खड़ा रहूंगा और मेरे बच्चे जाके जब भी किसी को पनिशमेंट देंगे उनके पापों को मैं पाप की तरह नहीं गिनूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक तरह का पाप ही है जिसको उन्हीं बच्चों को भुगतना होगा। इसके बाद हम उसू को देखते हैं जो अपना गोल्ड टोकन दे देता है और इसको एक प्रसाद मिलता है। इसके बाद जो चैपल के फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने जो पिछला काम किया वो बहुत ही बढ़िया था, यानी कि ये जो फादरी है शायद यही चैपल के हेड हैं और शायद यही रिवेंजर गैंग को चलाते हैं, गैंग टीम शायद। इसके बाद हम देखते हैं उसू को गोल्ड टोकन के बदले 4 सिल्वर टोकन मिलते हैं और फादरी बोलते हैं कि तुम्हारे गैंग के अंदर एक इतना बेहतरीन तलवारबाज भी है, मुझे पता नहीं था। और यहाँ पे ये कुरिमा के बारे में बातें करते हैं और बोलते हैं रिवेंज हमेशा ड्यूज के नियम के अनुसार होना चाहिए। और उसू हाँ भरता है और बोलता है कि लेकिन यहाँ पे कौन पापी है, जिसने वो काम किया या फिर उससे जिसने काम करवाया। यहाँ पे फादर भी बातों को समझते हैं और बोलते हैं कि ऊपर से भगवान ड्यूज सब कुछ देख रहे हैं। इसके बाद हम उसू के घर पे देखते हैं जहाँ पे नियो और एक और होता है जिसका नाम सोजी होता है और सोजी बोलता है ये तो कम है और उसू बोलता है नहीं ये एकदम ठीक है और साथ में 50 मोन के 2 थैले भी तो हैं। इसके बाद नियो बोलती है लेकिन 3 सिल्वर अभी भी मुझे कम लग रहे हैं। इसके बाद सोजी बोलता है कि 3 सिल्वर और 50 मोन को गिनती भी किया जाए तो भी हम ऊसो डॉक्टर और हम दोनों के बीच में गिने तो भी कम लगता है। और तभी ऊसू बोलता है कि तुम किसी को भूल रहे हो और सोजी बोलता है कि नहीं, कहीं तुम उस कमीने समुराई की बात तो नहीं कर रहे। उस कमीने ने हमारा टारगेट छीन लिया और हमने उसे नहीं मारा और उसके बाद तुम चाहते हो कि हम अपना हिस्सा उसके साथ बांटे। और ऊसू बोलता है बिल्कुल सही। इसके बाद सोजी बोलता है हमें उसे मार देना चाहिए चैपल को पता लगने से पहले और उसू बोलता है चैपल को पहले ही पता है, जिसको सुनने के बाद सोजी और नियो हैरान हो जाते हैं। और सोजी बोलता है कहीं वो हमें सूली पे तो नहीं चढ़ाने वाले, कहीं हमें गर्म तेल में फ्राई तो नहीं करेंगे। इसके बाद उसू बोलता है हमारी टीम में सबको पैसे मिलने चाहिए और नियो बोलती है क्या बात कर रहे हो तुम, वो हमारी टीम ज्वाइन कर रहा है, हमें तो उसे मार देना चाहिए। इसके बाद सोजी बोलता है कि मैं नियो की बात से सहमत हूँ, उस गधेड़े समुराई ने अपने ही दोस्तों को मार दिया और फेक अफीम केस के चक्कर में अपने ही ससुर को मार दिया और हम उसे नहीं मार सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे धोखा दिया गया था, दामियों ने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद सोजी बोलता है कि ये किस तरह का बहाना है, उसने पहले कुछ इनोसेंट लोगों को मार दिया और बाद में बोलता है कि मुझे पता नहीं था, मुझे को बेवकूफ बनाया गया, वो तो बहुत अच्छा समुराई होगा। इसके बाद उसू बोलता है तो फिर तुम क्या चाहते हो, क्या मैं चैपल को ये सब वापस कर दूं? इसके बाद सोजी खड़ा होता है और अपना हिस्सा लेके आगे बढ़ने लगता है। नियो बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो सोजी? और सोजी बोलता है कि पैसे कम मिले हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ सट्टेबाजी करने। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रिवेंजर का चौथा मेंबर जो कि एक डॉक्टर होता है, वो एक औरत का इलाज कर रहा होता है जिसका नाम माना होता है। ये औरत बोलती है कि अब मेरी हालत कैसी है और डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें अच्छा खाना खाना होगा और अपनी सेहत बनानी होगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर तुम कभी भी ठीक नहीं हो पाओगी, इसलिए तुम्हें जो पसंद है मछली, अंडा या फिर मांस, उसे भरपेट खाओ। इसके बाद माना बोलती है अच्छा तो मैं मरते वक्त ज्यादा खाना खा सकती हूँ, क्या ये सही है? इसके बाद डॉक्टर बोलता है कि अरे ऐसा मत बोलो, अगर तुम ऐसा सोचोगी तो फिर तुम कभी ठीक नहीं हो पाओगी। इसके बाद ये बोलती है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं जिस तरह के काम में हूँ उस तरह से मुझे पता है कि लड़के कब झूठ
झूठ बोलते हैं और यहाँ पे डॉक्टर का झूठ पकड़ा जाता है, यानी कि माना बहुत जल्द मरने वाली है। इसके बाद माना बोलती है कि मैंने अपना लास्ट खाना खा लिया है। इसके बाद माना अपने हाथों से डॉक्टर को कुछ देती है और जब ये खोल के देखता है तब इसके अंदर एक गोल्ड का टोकन होता है, उसमें दांत के निशान होते हैं। इसके बाद माना बोलती है मैंने सुना है कि कोई हमारा बदला ले सकता है, बस उन्हें एक गोल्ड टोकन चाहिए और उसमें मेरे दांतों के निशान चाहिए, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है डॉक्टर? डॉक्टर बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो कौन है जिससे तुम बदला लेना चाहती हो? माना बोलती है कि एक कमीना है जिसका नाम है इनोहाची और तुम अगर पता लगाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वो मेरा हस्बैंड है। इसके बाद डॉक्टर बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड से बदला लेना चाहती हो, ऐसा क्या हो गया? इसके बाद माना बोलती है कि उसने मुझे धोखा दिया और अपना अफीम जलाने लगती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोकता है, लेकिन माना नहीं सुनती और बोलती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अब जब लड़की जवान होती है तब वो गलतियां कर बैठती है। मेरे पति ने कहा था कि वो टेनमुकिया नाम के एक बिजनेसमैन का क्लर्क है। शादी से पहले वो काफी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन मुझे पता लगा कि वो कर्जे में डूबा हुआ है जुए की वजह से और वो टेनमुकिया का उधारी होता है, इसलिए टेनमुकिया और उसने मिलके मेरे साथ चाल चली। मेरे पापा से मुझे जो कुछ भी मिला था वो सब उन्होंने लूट लिया। मेरे पापा जिन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, जब उनकी मौत हुई तब भी मैं उनके पास नहीं जा पाई, ये सब इनकी वजह से हुआ। और दोस्तों शायद इसी वजह से माना ने अपने ही शरीर को बेच के पैसा रोजगार किया। इसके बाद माना को खांसी आने लगती है और हम देखते हैं उसके मुंह से खून आ रहा होता है। इसके बाद माना बोलती है डॉक्टर मुझे पता है मैं नर्क में जाने वाली हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं जाना चाहती। इसके बाद डॉक्टर इसको सहानुभूति देता है और यहाँ से चला जाता है और बाहर जाके बोलता है कि 2 टारगेट हैं। इसके बाद हम उसू को देखते हैं जो कुरिमा के पास गया होता है और वो अपने साथ एक सिल्वर का टोकन और 50 मोन्स भी लेके गया होता है, जिसको देखने के बाद कुरिमा बोलता है कि ये क्या है और उसू बोलता है कि ये तुम्हारा पेमेंट है। इसके बाद कुरिमा बोलता है लेकिन मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी तुम्हारी गोल्ड वर्क में, और तब उसू बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना हम कुछ अजीब तरह के काम करते हैं। इसके बाद कुरिमा बोलता है हाँ मुझे याद है, रिवेन गोटो ऑड वर्क्स। इसके बाद उसू बोलता है कि हम इसे अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं जो होता है रिवेंज, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है बदला। अगर कोई किसी से बदला लेना चाहता है तो हम उसके लिए वो काम कर सकते हैं, बस उसको सोने के ऊपर अपने दांत के निशान छोड़ने होंगे। हम लोगों का रिवेंज लेते हैं इसलिए हमें कहा जाता है रिवेंजर्स। इसके बाद कुरिमा बोलता है अच्छा तो तुम रिवेंजर हो, लेकिन ये मुझे सही नहीं लगता, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कह लो लेकिन तुम मर्डर कर रहे हो। इसके बाद उसू बोलता है लेकिन उसके बावजूद दुनिया में कुछ बदले रह जाते हैं और इविल को हमेशा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम मेरी बातों से सहमत नहीं हो? इसके बाद कुरिमा बोलता है मैं मानता हूँ कि मैंने मात्सुमुने को बदले के लिए मार दिया क्योंकि उसकी वजह से मैंने गलती से अपने ही साथियों को अपने ही ससुर को मार दिया, लेकिन इसके लिए मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से किया और पैसे के लिए किसी और का बदला लेना मुझे ठीक नहीं लगता। इसके बाद उसू बोलता है कि तुम्हारी तरह हर कोई अपना बदला नहीं ले सकता, किसी ना किसी को तो उसका बदला लेना है और वो काम हम करते हैं। इसके बाद उसू बोलता है कुरिमा क्या तुम हमारी मदद करोगे दूसरों का बदला लेने में? और कुरिमा बोलता है कि तुम मुझे पैसों के लिए किसी को मारने के लिए बोल रहे हो। इसके बाद उसू बोलता है चबाया हुआ गोल्ड कॉइन कोई पैसा नहीं है, वो ये दर्शाता है कि जिसने इसको चबाया है वो कितना ज्यादा बदले की आग में जल रहा है, और उसके बाद भी तुम कहना चाहोगे कि हम सब किलर्स हैं। इसके बाद कुरिमा बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा कुछ कर पाऊंगा। इसके बाद उसू बोलता है कि चलो थोड़ा बाहर की ताजा हवा खा के आते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो एक घर से बाहर निकलता है और ये घर माना का होता है, यानी कि माना की मौत हो चुकी है और उसके आस पड़ोस वाले सब लोग रो रहे होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे कुरिमा और उसू भी पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद कुरिमा बोलता है क्या ये एक रेड लाइट एरिया है? इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर को जो कुरिमा के पास आते हैं और बोलते हैं तुम ना ही ठीक से खा रहे हो ना ही ठीक से सो रहे हो, इस तरह से तुम बीमार पड़ जाओगे। इसके बाद डॉक्टर कुरिमा को चेक करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन कुरिमा रोकता है और बोलता है अगर ये रेड लाइट है तो फिर यहाँ पे बत्तियां क्यों नहीं जल रही? इसके बाद डॉक्टर इसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। दुनिया में जितने भी रेड लाइट एरिया हैं वो सब नर्क से कम नहीं है, यहाँ पे लोग बहुत ही कम पैसों के लिए काम करते हैं। माना ने अपनी जिंदगी का सारा पैसा यहाँ तक कि फ्यूनरल के पैसे भी गोल्ड कॉइन में लगा दिए, क्योंकि उसे ना ही कैंडल चाहिए, ना ही मोमबत्ती चाहिए, ना ही अगरबत्ती चाहिए, ना ही उसे कॉफिन चाहिए, उसे बस अपना बदला चाहिए और इसीलिए उसने हमें चबाया हुआ गोल्ड कॉइन दिया। इनोहांशी और टेनमुकुया ये दोनों ने सिर्फ माना की नहीं और भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, इन्होंने लड़कियों को बेचा है प्रोस्टिट्यूशन के लिए। इसके बाद कुरिमा बोलता है मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और आगे बढ़ने लगता है और इसके हाथों में यूई की आखिरी निशानी होती है। इसके बाद डॉक्टर बोलता है कि ये बातें यूई से डिस्कस कर लो, मैं मानता हूँ कि तुमने जो किया है उसकी माफी नहीं है, लेकिन तुम सब कुछ ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते, अपनी तलवार किसी अच्छे काम के लिए उठाओ। यूई से पूछो कि आखिरकार तुम्हें क्या करना है। इसके बाद ये थैंक्स बोल के आगे बढ़ जाता है, यानी कि डॉक्टर को नहीं पता कि यूई अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद हम कुरिमा को देखते हैं जो एक लंगोट पहन के नहा रहा होता है, इसके पास एक बड़ी तलवार एक छोटी सी तलवार भी होती है। ये प्रार्थना करता है और उस तलवार को अपने पेट की तरफ लाता है और बोलता है यूई मुझे माफ कर देना,
और इसके बाद शेव करने लगता है। तुम्हें क्या लगा सुसाइड कर लेगा? इसके बाद हम इनुहाची को देखते हैं जो शराब पी रहा होता है और ये रेड लाइट एरिया में होता है ताकि ये अपनी रात रंगीन कर सके। तभी यहाँ पे टेन्मुकुया आ जाता है और बोलता है बेवकूफ कहीं के, मुझे तुमसे एक काम है। इसके बाद इनुहाची बोलता है कि क्या बात कर रहे हो, मैं अभी बिजी हूँ, और वो सोची भी बहुत बकवास कर रहा था। इसके बाद इनुहाची मुड़ के देखता है, उसके सामने एक दैत्याकार इंसान होता है जिसको देख के वो डर जाता है और बोलता है कि ये सब क्या है। इसके बाद टेन्मुकुया बोलता है कि कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ये नागासाकी के अंदर तुम्हारी सुरक्षा करेगा। इसके बाद इनुहाची बोलता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश कोई क्यों कर रहा है, और ये बोलता है कि क्योंकि तुमने सब कुछ गड़बड़ किया हुआ है, इस दुख के टाइम पे जरा अपना सर झुका लो। और ये बोलता है कि किस तरह का दुख। इसके बाद हम देखते हैं इनुहाची को वो बॉडीगार्ड घसीटते हुए लेके जाता है। इनुहाची बोलता है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, और ये बोलता है कि तुम्हें बोट में लेके जा रहा हूँ। इसके बाद हम उसो और नियो को देखते हैं जो अपने मिशन के लिए आगे जा रहे होते हैं, और आगे हम देखते हैं डॉक्टर का घर, और उसके घर के नीचे एक बेसमेंट होता है जिसके अंदर कुरिमा जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे हथियार देख के वो हैरान हो जाता है और बोलता है ये डॉक्टर का ऑफिस है या फिर कुछ और है। इसके बाद डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हें इस जगह में फिर कभी घुमाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम ये रखो, और इसको एक बूट देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। इसके बाद हम एक बोट को देखते हैं जिसके अंदर इनुहाची और वो बॉडीगार्ड होता है। इनुहाची चप्पू चला रहा होता है और बोलता है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्या तुम्हारी ये मसल सिर्फ दिखाने के लिए है? इसके बाद ये बॉडीगार्ड बोलता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। इसके बाद इनुहाची बोलता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हम बोट के ऊपर है, हमारे ऊपर कौन अटैक करेगा? और ये बॉडीगार्ड बोलता है कि जो भी तुम्हारे पीछे है उसके पास गन होंगी, लेकिन घबराओ मत, मेरी ये आर्मर गन और एरो को रोक सकती है। इसके बाद इनुहाची बोलता है कि तुम्हारी सुरक्षा से मुझे क्या, मुझे अच्छी तरह से सुरक्षित रखो। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो एक छत के ऊपर से इन्हें देख रहा होता है, और ये बोलता है कि ये तो 4 और आधा को दूरी पे है, लगभग आधा किलोमीटर दूरी होता है। को मतलब 109.1 मीटर होता है। आगे डॉक्टर बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट से थोड़ी सी हवा चल रही है। आगे अपने बक्से के अंदर से तीर और कमान निकालता है, और इसका तीर कमान काफी कमाल का होता है। आगे अपना चश्मा निकालता है और नीचे अपना पैर पटक के एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेता है। इसके बाद ये तीर को जोरों से खींचने लगता है, इतनी जोरों से कि इसके कपड़े तक फट जाते हैं। इसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ जाता है, और इसके बाद ये तीर को छोड़ देता है। इसके बाद हम इनुहाची को देखते हैं जो बोलता है तुम सिर्फ डराने के लिए मुझे ऐसा बोल रहे हो, मुझे कहीं पे भी कोई गन नहीं दिख रहा। तभी एक तीर आके लगता है बॉडीगार्ड को, और इतनी तेजी से लगता है कि ये पूरा बोट ही उलट जाता है। इनुहाची जाके नीचे गिरता है और वो देखता है कि उसका बॉडीगार्ड खत्म हो चुका है, तीर उसके आर पार हो चुका होता है। इसके बाद इनुहाची पानी के ऊपर आता है, और हम देखते हैं डॉक्टर को जो ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है, और बोलता है कि चलो देखते हैं अब वो मेरी सामान का कितनी अच्छी तरह से यूज करता है। इसके बाद हम देखते हैं इनुहाची पानी से बाहर आ रहा होता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुरिमा अपने नए बूट के साथ पहुंच चुका होता है। कुरिमा इनुहाची के एग्जैक्ट पीछे होता है। इनुहाची बोलता है कि अब मैं खतरे से बाहर हूँ, लेकिन तभी कुरिमा अपनी तलवार निकालता है और बोलता है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। इसके बाद कुरिमा अपने बूट को 2 बार नीचे पटकता है, जिसकी वजह से स्पाइक बाहर निकल के आते हैं। उन स्पाइक की मदद से अपनी पकड़ बनाता है और बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगता है। पता नहीं क्यों ये बहुत तेजी से चिल्लाता है, मेरे खुद के कान भी फट गए थे। इसके बाद ये छलांग लगाता है और सीधा इनुहाची के 2 टुकड़े कर देता है। इनुहाची का एक टुकड़ा हवा में उड़ रहा होता है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो बोलता है कि लगता है मैंने शेर को पंख दे दिए। इसके बाद हम टेन्मुकुया को देखते हैं जो अपनी रात रंगेली करने के लिए आया होता है, लेकिन वो इस लड़की की बेइज्जती करता है और बोलता है कि जाके किसी सूखे हुए इंसान को ढूंढो, और यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पे नियो पहुंच जाती है और बोलती है क्या बात है, क्या कोई गड़बड़ है, तुम तो बहुत ज्यादा गुस्से में हो। इसके बाद टेन्मुकुया नियो को देखता है और उसके बाद इसका मन डोलने लगता है। नियो बोलती है क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, और टेन्मुकुया बोलता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ 1 नहीं 2 रात बिता सकता हूँ। इसके बाद नियो बोलती है अच्छा चलो देखते हैं तुम मुझे पकड़ भी पाते हो या फिर नहीं, और टेन्मुकुया इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नियो इसको डॉज मार के आगे आगे बढ़ने लगती है। नियो पहले इसको थोड़ा सा भगाती है और उसके बाद एक छोटे से रूम के अंदर ले जाती है जहाँ पे पहले से ही ऊसू मौजूद होता है, और जैसे ये बंदा अंदर आता है ऊसू अपना वो जो गोल्ड का चादर होता है इसके मुंह पे लपेट देता है और बोलता है कि अब तुम्हारी मौत होने वाली है, उम्मीद है तुमने भगवान से प्रार्थना कर ली होगी। इसके बाद ऊसू अपना शर्ट निकाल के सेंट मैरी से प्रार्थना करता है, और इसके बाद हम देखते हैं जो गोल्ड होता है वो टाइट हो जाता है और टेन्मुकुया मर जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो ग्रेव के पास आके प्रार्थना कर रहे होते हैं, और ये ग्रेव जरूर माना की होगी, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला सीरीज कैसा लग रहा है। और दोस्तों अगर आप इसके एक्शन सीन देखना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे आके फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों अगर मेरी तरह तुम्हें भी न्यू एक बच्ची की तरह लगती है तो फिर इस वीडियो को
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और साथ में चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टर्न करके आवाज आ जानी चाहिए।